नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ले रहे हैं वो है नाइट्रोजन यानी N2। यानी N2 का निर्माण किस प्रकार होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, N2 के लिए हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन परमाणु दो हैं, तो दो नाइट्रोजन परमाणु हमने यहाँ पर ले लिए हैं। और नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 होता है। तो 7 परमाणु क्रमांक है इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2n5। यानी इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए, प्रत्येक नाइट्रोजन के 5, तो 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन परमाणु हैं, उसके भी 5 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, 1 2 3 और ये 4 और 5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब इनको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। और जब 3 इलेक्ट्रॉन के साझा करेंगे तो कुछ संरचना इस प्रकार बनेगी। देखिए, 1 2 3, 3 हो गए इस परमाणु के, और 1 2 3, 3 हो गए इस परमाणु के। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। 1 2 3, इसको पढ़ा जाता है ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पढ़ा जाता है। ठीक है। तो यहाँ 3 बंध होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विबंध बनता है, और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से त्रिबंध का निर्माण होता है। तो ये हो गई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और नाइट्रोजन को फिर इसका इस प्रकार की संरचना में लिखा जाता है। ठीक है। चलिए, अब अगली संरचना हम समझते हैं जल के अणु का निर्माण यानी H2O। H2O का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, यहाँ साफ साफ देख रहे हैं हम कि 2 तो है हाइड्रोजन, ठीक है, और 1 है ऑक्सीजन। तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 and 6, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इधर भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजनों को देता है, यानी कि साझेदारी के लिए रखता है। ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ से साझेदारी के लिए रखता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब ऑक्सीजन को एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक इसका मिल रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका अधिकार होगा और इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है और ये 2 8 बन जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन इनको ऑक्सीजन का मिल रहा है तो इनके भी 2 हो जाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, और इसके भी 2 हो जाते हैं। अब ये संरचना कैसे बनेगी, देखिए। अब ये संरचना कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। ठीक है। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। हम चाहे तो इनको कभी ऐसे भी दर्शा सकते हैं कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए कि भाई जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उसको आप एक डॉट के रूप में दर्शा दो, जैसे ये। ठीक है। और जो बाकी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप एक क्रॉस के रूप में दर्शा सकते हो, जैसे कि ये। उससे क्या है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है, इधर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखिए, हम देख पा रहे हैं सिंगल बॉन्ड बन गया HOH, यानी इसी को कहा जाता है H2O। और अभी भी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास अभी भी पड़े हैं। ये हो गई यहाँ पर H2O यानी जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब यहाँ पर हम जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ये है सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंधों की क्या विशेषताएं हैं। जो यौगिक सहसंयोजक बंध बनाएंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे, उनकी क्या विशेषता है, उनके क्या गुण हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक के भौतिक गुण। देखिए, सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। जैसा कि हमने आयनिक यौगिकों में पढ़ा था कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सहसंयोजक यौगिकों में इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल जो है वो बहुत कम होता है। इसका कारण ये है। दूसरी बात, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए, विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता। इनके बीच में कोई आवेशित कण ही नहीं होता है और बिना आवेश के इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते। तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। और आयनिक बंध जो होते हैं वो सुचालक होते हैं और सहसंयोजक बंध कुचालक होते हैं। तो ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है। चलिए, अब अगली जो विशेषता आ रही है वो आ रही है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। देखिए, इस वर्ड का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कार्बन की एक विशेषता है। वो क्या विशेषता है, श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है श्रृंखला बनाना। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला सांखित। देखिए, कार्बन कार्बन आपस में सहसंयोजक बंध बनाकर बहुत लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। और श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिक यानी यौगिक आएगा यहाँ पर, यौगिकों का निर्माण करते हैं। वलय संरचना के भी निर्माण कर सकते हैं,
श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं और लंबी और सीधी श्रृंखला का भी निर्माण कर सकते हैं। कार्बन के परमाणु में एक दूसरे से एकल, द्वि और त्रिबंध आबद्ध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये पहली विशेषता हो गई कार्बन की। दूसरी विशेषता है चतुः संयोजकता। हम जानते हैं कि कार्बन 6 नंबर पे आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, तो इसकी संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक संयोजी परमाणु, देखिए 4 अन्य कार्बन परमाणु से भी जुड़ सकता है। एक संयोजी परमाणु यानी हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, क्लोराइड से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, सल्फर आदि के साथ में ये बंध बना सकता है। ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता आ गई। अब बात करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे। तो संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ये क्या होते हैं। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लिखा हुआ यहाँ, तो इसको हाइड्रोकार्बन करेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है भाई, यह हाइड्रोजन छपा हुआ है, गलत छप गया। चलिए, तो अब ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग, पहला है संतृप्त और दूसरा है असंतृप्त। संतृप्त का क्या अर्थ है, संतृप्त का अर्थ है कि कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध, तो देखिए आप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बंध बनता है, तब उसे कहा जाता है संतृप्त। और जब और इसके और भी कुछ इसकी विशेषता देखिए, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बनता है तो इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है और इसे कहा जाता है एल्केन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्केन कहा जाएगा कब, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। और इसका सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, CnH2n+2, ये इसका होता है सूत्र। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है तब तो उसे कहते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब उसे कहा जाता है एल्काइन। अब यहाँ द्विबंध और त्रिबंध से क्या अभिप्राय, देखिए द्विबंध का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और त्रिबंध का अर्थ होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, तब उसको त्रिबंध कहते हैं। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, असंतृप्त में आते हैं। ठीक है, अब जब डबल बॉन्ड होता है तब इसे पढ़ा जाता है एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब इसे पढ़ा जाता है एल्काइन। तो एल्कीन का सूत्र होता है, वो होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है वो है CnH2n-2। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। ठीक है, तीनों के तीनों सूत्र आपको पता होना चाहिए। यहाँ CnH2n+2, यहाँ CnH2n और यहाँ CnH2n-2। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तब एल्केन, डबल बॉन्ड तब एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तब एल्काइन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आई हुई है एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। ठीक है, एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एल्केन के बारे में बात करेंगे, और एल्केन के बारे में हम कुछ यौगिकों का निर्माण करेंगे। उस यौगिक में से एक यौगिक हमारे पास में है C2H6। ठीक है, अब ये C2H6 कैसे बना मैं आपको बता देता हूँ। हमने एल्केन का सूत्र पढ़ा है, वो है CnH2n+2। ठीक है, तो CnH2n+2 ये सूत्र है हमारे पास में। इस सूत्र में यदि मैं n=1 रखूँ, n=1 रखूँगा तो क्या यौगिक बनेगा, देखिए C1H2 × 1+2, तो ये हुआ C1H, और ये 2 एकम 2 और +2 कितने हो गए 4, CH4 बन गया। और CH4 को पढ़ा जाता है मैथेन। ठीक है, तो ये CH4 है। और दूसरी तरफ यदि मैं n=2 ले लूँ तो क्या बनेगा, देखिएगा n=2 लेने पर, तो देखिए n=2 लेंगे तो क्या होगा, तो C2H2 × 2+2, तो ये हो गया C2 और H, ये 2 और 2 4, 4 और 6 H6, इसको पढ़ा जाता है एथेन, ठीक है, अब ऐसे आपकी समस्या ये आएगी, सर 3 कार्बन होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, और वो तरीका ये है, आप इन 10 प्रकार की चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्या ध्यान रखना मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको यदि कार्बन 1 हो, एक कार्बन हो, तब उसको पढ़ते हैं मैथ,
ठीक है। जब कार्बन की संख्या 2 हो तब उसको पढ़ेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 तब उसको पढ़ेंगे प्रोप। कार्बन की संख्या 4 उसको पढ़ेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 उसको पढ़ेंगे पेंट। कार्बन की संख्या 6 हेक्स, उसको हेक्स पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या 7 उसको पढ़ेंगे सेप्ट, ठीक है। और कार्बन की संख्या 8 तब उसको पढ़ेंगे ऑक्ट। और कार्बन की संख्या 9 तब उसे पढ़ेंगे नॉन। और कार्बन की संख्या 10 तब उसे पढ़ेंगे डेक, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाऊंगा जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। देखिए, एक कार्बन को पढ़ा जाता है मैथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, पाँचवें को पेंट, छठे को हेक्स, सातवें को सेप्ट, आठवें को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। एक टॉपिक था जो हमारी पुरानी आरबीसी बुक में था, वो था आईयूपीएसी पद्धति। जब हम आईयूपीएसी पद्धति सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि जब कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड हो तो इन तत्वों के पीछे लगा देना है एन, जब डबल बॉन्ड हो तो इनके पीछे लगा देना है इन, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो तब इनके पीछे लगा देना है आइन, ठीक है। तो फिर ये तत्व कैसे बनेंगे, देखिए, सिंगल बॉन्ड होगा तो मैथ प्लस एन मैथेन, ठीक है। और डबल बॉन्ड होगा तो एथ प्लस इन एथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड का मैथ बनता नहीं है, मैथीन बनता नहीं है, क्योंकि एक कार्बन से डबल बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकते। तो 2 कार्बन होगा तो एथीन, 3 कार्बन होगा तो एथाइन, ठीक है। ऐसे कैसे, जैसे एक कार्बन हुआ, एक बॉन्ड हुआ तो प्रोपेन, और डबल बॉन्ड हुआ तो प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो प्रोपाइन, ये ठीक है। हालांकि ये आईयूपीएसी पद्धति पढ़ते हैं तब ये काम आता है, यहाँ इतना इनका काम नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको यहाँ पर जब हम अणुसूत्र बनाना सीखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आए। चलिए, तो अब अणुसूत्र बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर अणुसूत्र में हम क्या देखते हैं कि यदि n बराबर 1 रखेंगे, हम n बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं अभी, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। जब n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, C1H2 × 1 + 2, तो ये बनेंगे CH4 और ये रहा CH4, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है मैथेन, ठीक है। इसको मीथेन लिखा है क्योंकि अंग्रेजी वर्ड है, तो ME मीथेन भी हो सकता है। तो मैथेन का ये, मीथेन का ये एक ही बात है। और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, देखिए, एक कार्बन है, ये रहा एक कार्बन, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसके पास में चारों संयोजकता पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये आ गया 1 2 3 4 हाइड्रोजन आ गया। इसी प्रकार यदि मैं n बराबर 2 लूँ तो बनेगा C2H6। तो देखिए, ये 2 कार्बन हो गए, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन पढ़ रहे हैं हम, और ये देखिए इनकी संयोजकता पूरी करनी है, तो 1 2 3, इसके 3 संयोजकता कम रह जाती है और इसकी भी 3 संयोजकता बाकी रह जाती है, तो तीनों जगह आ जाते हैं हाइड्रोजन, इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है। उसी प्रकार आते हैं प्रोपेन, तो ये कब हो जाएगा, जब n बराबर 3 हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और 3 कार्बन लेने हैं, तो ये देखिए 1 2 3, और इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, इसकी संयोजकता 3 कम रह जाती है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसके भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और इनकी एक संयोजकता पूरी 2 संयोजकता बच जाती है, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। इसी प्रकार देखिए ब्यूटेन, ये आ जाएगा कार्बन नंबर 4 पे, ये आ जाएगी इसकी संरचना। और इसी प्रकार पेंटेन, तो ये कार्बन 5, तो ये रहे 5 कार्बन और ये इसकी संरचना। आई होप आपको एल्केन संरचना बनाना आराम से सीख गए होंगे। और यहाँ पर आईयूपीएसी है नहीं, वरना मैं और विस्तार से आपको बताता। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही सीखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। हमने एल्केन पढ़ लिया है सिंगल बॉन्ड, तो नेक्स्ट क्लास में हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये सुव्यवस्थित काम कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।